हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और ये है आर्कीबैक्टीरिया, आधे जीवाणु। आधे आधे विद्यालय वाला दे है इसमें। यहां पे हेडिंग डली हुई है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। आधे जीवाणु यहां लिखा फिर हिंदी में आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ये है, ठीक है। इनको पढ़ेंगे। ये ना अजीब से जीवाणु होते हैं, अजीब बैक्टीरिया होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा जो हार्ड जगह होती है ना, मतलब एडवर्स जगह जहां पे एक आम बैक्टीरिया नहीं रह सकता, वहां पे रहते हैं। तो ये आधे जीवाणु या आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जो हार्ड जो जगह होती है ना, हार्ड आवास, कठिन आवास, जैसे ज्यादा खारे पानी में रहते हैं, खारे में है ना, खारा एरिया जहां नमक ज्यादा है तो खारे एरिया में रहते हैं, उनके लिए अलग वर्ड आता है हेलोफिलस। तो ये बैक्टीरिया हेलोफिलस हो सकते हैं। खारे में हेलो मीन्स होता है लवण, लवण लवण। गर्म झरनों में रहते हैं तो ज्यादा लवणों में रहते हैं, गर्म झरनों में रहते हैं। इसके अलावा एनएरोबिक कंडीशन में भी रहते हैं, जहां पे हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, वहां भी रहते हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा बहुत मुश्किल हालात है ना, उसमें पाए जाते हैं। हेलोफिलस है खारे खारे एरिया में, थर्मोफिलस है गर्म झरनों में, एसिडोफिलस है एसिडिक एरिया में, फिर एवायवी वातावरण में, जिनको मेथेनोजन्स भी कहते हैं। मेथेन बढ़ाते हैं, पेट में रहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी के इनमें रहते हैं। तो एक तो पहला पॉइंट क्या हो गया, स्पेशल होते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलों वाले हालात में रहते हैं। खारे एरिया में जहां लवण ज्यादा है, गर्म झरनों में जहां गर्म पानी बहता है, या फिर एसिडिक एरिया में रहते हैं, या फिर बिना ऑक्सीजन वाले एरिया में रहते हैं। अम्लीय भी रहते हैं एसिडोफिलस में भी, है ना। एक पॉइंट है इसके अंदर, देखो इनकी पेप्टिडोग्लाइकोन से नहीं बनती सेल वॉल। ये आर्कीबैक्टीरिया अनडेवलप्ड बैक्टीरिया है, तो इनकी इससे पेप्टिडोग्लाइकोन से नहीं बनती, तो फिर किससे बनती है? स्यूडोम्यूरिन। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकोन, आर्कीबैक्टीरिया की स्यूडोम्यूरिन। स्यूडोम्यूरिन बोल सेल वॉल, आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की बनी होती, इसीलिए बचाती है। बुरी परिस्थितियों से या बुरे टाइम से बचाती है। देखो तो कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकोन नहीं होता, स्यूडोम्यूरिन होता है, और यही इसको एडवर्स कंडीशन में जीवित रखता है। मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं ना, मेथेन बनाने वाले, वो जीवाणु या तो दलदल में मिलेंगे। मेथेन गैस निकलती कहाँ है? या तो दलदल में निकलती है या भैंस गाय के हाथों में निकलती है। तो दलदल में रहते हैं ये मेथेनोजन बैक्टीरिया, जो मेथेन बनाते हैं किसी सड़ा के ऑर्गेनिक मैटर को। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया भी, जो मेथेन एवायवी वातावरण में रहने वाले, एनारोबिक कंडीशन में रहने वाले, तो या तो दलदल में रहते हैं, मार्स में, है ना, कीचड़ में, और या गाय भैंस के हाथों में रहते हैं। और मेथेन का काम क्या है? मेथेन गैस बनाना, गोबर को सड़ाना, मेथेन गैस बनाना। गोबर गैस भी मेथेन ही होती है। गोबर को सड़ाते हैं, मेथेन बनाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, मेथेनोजन वाले बैक्टीरिया। अब लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, बीजिए। आप भी बीजिए और से भी भिजवाइए। यहां पे लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप नीलहरित शैवाल कहते हैं, बीजिए कहते हैं, है ना, बीजिए। ठीक है भाई, ये तो आपने अभी थोड़े दिनों पहले पढ़े थे। बीजिए क्या होता है, नीलहरित शैवाल क्या होता है, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं लोग। ये वही यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोट में आते हैं। एक जीवाणु, एक बीजिए, तीजा माइकोप्लाज्मा। तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय। प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, माइक्रोब्स। इनमें पर्णहरित ए नहीं होता, क्लोरोफिल ए जो है ना वो इनमें नहीं होता, फाइकोसाइनिन होता है इसके अंदर। क्या होता है? फाइकोसाइनिन पिगमेंट, फाइकोसाइनिन पिगमेंट बीजीए में होवे, फाइकोसाइनिन पिगमेंट बीजीए में होवे। लेकिन ए नहीं होता, क्लोरोफिल ए जो है ना यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। और करते क्या ये बीजीए?
देखो प्रोक्योरिटिक ये सब आ गए ना, यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक और प्रोक्योरिटिक माइक्रोब है जिनमें पर्णरहित एक के अलावा ये नहीं होता, फाइकोसाइनिन होता। और करते क्या है साइनोबैक्टीरिया बीजीए, नाइट्रोजन फिक्सेशन लेते हैं क्या इसको किसी में, यस, बीजीए विधान में, एजोला विधान में, चावल के खेतों में लेते हैं भाई साहब, इसको चावल के खेतों में डाल देते हैं। और ये क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर भी देती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर देती है। और ऐसा भी लिखा हुआ आया था पहले तो कि वही बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है जिनमें हेटेरोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर होती है, हेटेरोसिस्ट होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ज्यादातर। इसके एग्जाम्पल भी याद कराए थे, एनाबिना नॉस्टॉक, साइटोनिया ओसिलेटोरिया, इसकी 4 जातियां भी याद करवाई थी, एनाबिना नॉस्टॉक, साइटोनिया ओसिलेटोरिया, एनाबिना नॉस्टॉक, साइटोनिया ओसिलेटोरिया, एनाबिना नॉस्टॉक, साइटोनिया ओसिलेटोरिया, एनाबिना नॉस्टॉक, साइटोनिया ओसिलेटोरिया। अब आ गया वायरस। वायरस के बारे में पहली बार एक बीमारी, तंबाकू, सबसे पहले वायरल डिजीज खोजी गई थी टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सी, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो पहली बार एक वैज्ञानिक थे एडोल्फ मेयर, एडोल्फ मेयर, इन्होंने तंबाकू में एक बीमारी खोजी थी, इसका नाम था मोज़ेक वायरस, टीएमवी। अभी वायरस चालू हो गए भैया, वायरस वायरस। और टोबैको मोज़ेक वायरस पहला खोजा गया वायरल डिजीज था जो एडोल्फ मेयर ने खोजा था इसको, एडोल्फ मेयर ने टीएमवी खोजा, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी खोजा, मोज़ेक वायरस रोग खोजा था इन्होंने। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी रोगी पौधे की पत्तियों का रस लेके, जिसकी बीमारी हो रखी है ना, उसका रस लिया पत्तियों का और किसी हेल्दी प्लांट को, स्वस्थ पौधे को लगा दिया, तो उसके अंदर भी बीमारी लग जाती है, मोज़ेक रोग हो जाता है। तो इवानोस, इसका एडोल्फ मेयर के बारे में क्या जानते हो सर, एडोल्फ मेयर ने ना मोज़ेक रोग खोजा था पहली बार तंबाकू के अंदर, टीएमवी। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई डिजीज प्लांट है ना रोगी, उसका रस किसी हेल्दी प्लांट को लगा दोगे तो उसके भी बीमारी लग जाती है, ऐसा कहा था इन्होंने। उसके बाद में इवानोवस्की नए वैज्ञानिक हमारे बीच है 1892 में, वो 1886 में आए थे, ये 1892 में आए थे। इन्होंने कहा था इवानोवस्की ने कि टीएमवी जो होता है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस वाला रोग, ये जो पत्तियां होती है, इनका पत्तियों को रस को अगर हम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छान लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया नहीं निकलता, ऐसे फिल्टर से, फिल्टर जानते हो ना, छानने के फिल्टर पेपर आते हैं, तो जिन बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, बैक्टीरियल प्रूफ निश्चेंदकों से, निश्चेंदक के बजाय फिल्टर ही कहते रहता है इसको। तो अगर बैक्टीरिया जिससे नहीं निकल रहा है, बैक्टीरिया जैसे वाटर प्रूफ नहीं आता क्या, तो वैसे बैक्टीरियल प्रूफ है। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से अगर हम छान लेते हैं उस रस को, तो भी ये रस इन्फेक्शियस होता है, बीमारियां करता है, ऐसा बताने वाले थे इवानोवस्की। इवानोवस्की, इवानोवस्की रस को छान लेते फिर भी करता रोग। इवानोवस्की ने कहा अगर बैक्टीरिया वाले फिल्टर से छानते ना तो भी ये बीमारियां करता है, संक्रामकता बनाए रखता है। फिर अब नए वैज्ञानिक आए, बीजेरिंग। बीजेरिंग ने कहा था कि तंबाकू का जो मोज़ेक है, टीएमवी है, वो एक सूक्ष्म जीव से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, सॉरी। इन्होंने कहा ये तो माइक्रोब से नहीं हो रहा है, क्योंकि माइक्रोब से होता ना तो फिर वो बैक्टीरियल फिल्टर से निकलता ही नहीं, तो माइक्रोब से नहीं हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहा है, ये तो किसी फिल्ट्रेबल है ना और विसरण होने योग्य लिक्विड से हो रहा है। ये तो पानी जैसे लिक्विड से हो रहा है, और वो लिक्विड कैसा है, छानने वाला भी है, डिफ्यूजेबल भी है, यानी फिल्ट्रेबल भी है और डिफ्यूजेबल भी है। और इसका नाम निकाला था मिस्टर बीजेरिंग ने, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लोडम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लोडम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लोडम। कॉन्टाजियम बोले तो संक्रामक, इन्फेक्शन करने वाला, कॉन्टाजियस। वाइवम बोले तो जीवित, और फ्लूडम बोले तो फ्लूइड, तरल, संक्रामक जीवित तरल कहा था किसने, बीजेरिंग ने। और बीजेरिंग ने आगे चल के इसका नाम निकाला था फिर वायरस। आगे चल के नाम क्या निकाला इन्होंने, वायरस, 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 वायरस कहते। पहले तो कहा इन्होंने कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम, और बाद में इसको कहते थे इसको वायरस। बीजेरिंग को ही फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है।
बीजेरिंग फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, बीजेरिंग फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, बीजेरिंग फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, बीजेरिंग फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। फिर आता है स्टेनले ने क्या किया था? पहली बार टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का जो मोजेक वायरस था उसको बाहर निकाल लिया था, क्रिस्टल के रूप में बाहर निकाल लिया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था इन्होंने टीएमवी का। तो पहली बार टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन स्टेनले 1935, पहले बार टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन टेके किसने किया था? स्टेनले 1946 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज। अब लेते हैं वायरस की डेफिनेशन। वायरस बेटा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बैक्टीरिया के फिल्टर को ही पार कर गए। तो इससे ज्यादा बारीक क्या होगा? तो वायरस की डेफिनेशन क्या आएगी? वायरस तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ऊपर बाहर प्रोटीन का खोल होता है, जैसे ये बोतल है ना, ऐसे प्रोटीन होता है ऊपर, और जहां इसके अंदर पानी है वहां पर डीएनए आरएनए होता है, बस इतना ही होता है। तो वायरस तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, प्रोटीन द्वारा घिरे होते हैं, और अंदर डीएनए आरएनए कोई भी हो सकता। ये इसका देखो डायग्राम है, चारों तरफ कौन है? ये कौन है जो आपको हरा हरा से दिख रहा होगा? दिख रहा है ना? ये कौन है? ये हरा हरा दिख रहा है सर, ये तो प्रोटीन का खोल है बाबा। ये तो कौन है? प्रोटीन का खोल है। देखो प्रोटीन का आवरण, इसको कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। इसकी एक एक यूनिट क्या होती है कैप्सिड की? जैसे यूनिट बनी ना, ऐसे ऐसे यूनिट बनी हुई इसकी, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर। तो प्रोटीन खोल तो कैप्सिड्स है, उसकी यूनिट तो कैप्सोमियर। अंदर क्या होता है? या तो डीएनए होता है ये, या फिर आरएनए होता है। अगर प्लांट वायरस है ना, प्लांट वायरस पौधों में रोग करने वाले प्लांट वायरस, तब तो उसमें आमतौर पर आरएनए होता है। और अगर कोई एनिमल वायरस है जो एनिमल में डिजीज करता है, उसके अंदर होता है डीएनए, आमतौर पे ऐसा होता है। तो वायरस तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन से घिरे होते हैं, अंदर तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं होते कभी भी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है भाई। जब तक ये बाहर रहता है ना, तब तक तो ये मरा हुआ सा रहता है, निर्जीव रहता है। लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है, देखो ये कण, ये जो पार्टिकल है, इसको कण ही कह रहे थे, भी क्रिस्टल तक ले लिया था स्टेनले ने, वो जीवित कोशिका के अंदर ही उसकी कोशिका के मशीन का यूज करता है। मतलब अपना डीएनए, जैसे मेरी सेल में कोई वायरस आया तो उसने अपना डीएनए मेरे डीएनए से मिलाया और उसके बाद अपनी प्रोटीन बनवाना शुरू कर दिया मेरे वाले सेल से ही, ऐसे करता है। तो ये केवल जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं, उसी अगले की मशीनरी का यूज करते हैं और रेप्लिकेशन कर लेते हैं। डायग्राम का पूरा प्रैक्टिस कर लेना, बना के, सिंपल सा ही है, बना लिया कुछ बच्चों ने। अब लेते हैं वायरस के क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या गुण होते हैं। अभी कर देते हैं वायरस को, राम सभा हो जाए पहली, फिर खाना खिला देते हैं आपको। ठीक है भाई, चलो पहला वायरस का गुण देखो। वायरस का जो इमेच्योर पार्टिकल होता है, कच्चा वायरस, काचा वायरस दादा, खाचा वायरस होता है वीरियोन, खाचो वायरस दादा, खाचो वायरस होता है वीरियोन। वीरियोन कहते हैं इमेच्योर वायरस पार्टिकल को। मेच्योर वायरस पार्टिकल को मैं गलत बोल गया, मेच्योर पाका बोलेंगे, पाको वायरस कण। मेच्योर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वीरियोन। पाको वायरस दादा, पाको वायरस, वीरियोन है पाको वायरस, पहला। दूसरा, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, बस दोनों में से कोई एक होता है, और ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है जिसको कहते हैं कैप्सिड। तो पाको वायरस वीरियोन है, डीएनए आरएनए प्रोटीन के अंदर, पके हुए को वीरियोन कहते हैं, और डीएनए आरएनए में से कोई भी एक प्रोटीन के खोल के अंदर रहता है। ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, इनको बेताबी होती है किसी कोशिका में घुसने की, लेकिन गर्मी से बड़ा फर्क पड़ता है इनके ऊपर, टेम्परेचर से मर जाते हैं। तो तीसरा
क्या इनका प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वायरस के गुण चल रहे हैं। हेडिंग वो मैंने लिखी नहीं, हेडिंग है आपकी बुक में देखो। तो एक तो मेच्योर वायरस पार्टिकल वीरियोन, डीएनए आरएनए में से कोई एक, और ऊपर प्रोटीन का खोल जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियां करते हैं और ताप का इनके ऊपर असर होता है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर है। कुछ पादप वायरस है, ज्यादातर अधिकांश में तो आरएनए होता है। देखो प्लांट वायरस में आरएनए, एनिमल वायरस में डीएनए। हालांकि कुछ अपवाद भी है, कुछ प्लांट वायरस है जिनमें डीएनए भी होता है। तो एक तो कल ही पढ़ाया था मैंने, जेमिनी वायरस नहीं आया था, एक कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, कोलिमो वायरस कल आए थे। तो दो ऐसे प्लांट वायरस के नाम बताओ जिनमें डीएनए होता है। सर कॉलिमो वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, और दूसरा जेमिनी वायरस। इसके बाद आओ, इनका न्यूक्लिक अम्ल इन्फेक्शन करता है, नुकसान। इन्फेक्टिव पार्ट इसका केवल न्यूक्लिक एसिड है, यानी डीएनए आरएनए है। प्रोटीन तो केवल इसको प्रोटेक्टिव कोट का काम करती है, सुरक्षा देती है। तो इन्फेक्शन करता डीएनए आरएनए, प्रोटीन तो केवल कवर है। इन्फेक्शन करता डीएनए आरएनए, प्रोटीन तो केवल कवर है, सुरक्षा कवच होती है केवल ऊपर वाले। ठीक है भाई, ये नॉन सेलुलर है बेटा, ये कोशिका जैसा इनमें कुछ भी नहीं होता है। जीवाणु का छठा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, ये अकोशिकीय है, मतलब ये कोशिका नहीं होते हैं, केवल न्यूक्लियस और प्रोटीन होती है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होती है। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ऊपर प्रोटीन का कवर है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं बस। अंदर न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, ऊपर प्रोटीन का कवर, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के ही बने होते। प्रोटीन बनने के लिए कभी खुद प्रोटीन नहीं बनाते, आज तक नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए। हमेशा अगली सेल का ही राइबोसोम का यूज करते, अगले का फैक्ट्री माल अपना बनता है। तो अपनी खुद प्रोटीन कभी नहीं बनाते। देखो ये प्रोटीन खुद नहीं बनाते, होस्ट सेल जिसके अंदर जाएंगे ना, उसी के राइबोसोम का यूज करके प्रोटीन बढ़वा लेते हैं। आठवां, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। अब अगर ये बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे, तो केवल और केवल लिविंग सेल में ही करेंगे। ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस भी निकले, ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस भी निकले, ओब्लिगेट पैरासाइट, जीवित कोशिकाओं में ही रेप्लिकेशन करते, मरी हुई में करते ही नहीं है। वायरस से होने वाली बीमारियां, एक तो टीएमवी जिसका अपन आधा घंटे से गीत गा रहे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, कपास का पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल ऑफ कॉटन, भिंडी का YVMV येलो वेन मोज़ेक वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 वायरस जनित रोगों के नाम लिखो। तंबाकू का मोज़ेक रोग, कपास का पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल ऑफ कॉटन, भिंडी का पित्तसीरा मोज़ेक रोग, येलो वेन मोज़ेक, मिर्च और टमाटर का भी पर्ण कुंचन। तो 3 का तो पर्ण कुंचन ही हो गया। टमाटर का लीफ कर्ल, टमाटर का लीफ कर्ल, मिर्च का लीफ कर्ल, मिर्च का लीफ कर्ल, कॉटन का लीफ कर्ल, कॉटन का लीफ कर्ल। तो 3 तो ये हो गए। एक भिंडी का YVMV येलो वेन मोज़ेक वायरस, और एक TMV है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये भी पूरा हो 11 बापो। अब आगे बैक्टीरियोफेज, ये ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया है। कौन आगे, वायरस है, नाम तो जीवाणु भोजी, और ये खाते बैक्टीरिया को है। बैक्टीरिया को नुकसान करते हैं, उसके अंदर अपना डीएनए डाल देते हैं। ठीक है भाई, तो वो वाला वायरस जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है, एनी वायरस विच काजेज इन्फेक्शन इन द बैक्टीरियल सेल, उसको ही बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो होता है वायरस इन्फेक्शन बैक्टीरिया में, कहलाता बैक्टीरियोफेज रे। होता है वायरस, कहलाता है इन्फेक्शन करता बैक्टीरिया में, कहलाता बैक्टीरियो। इनको पहली बार खोजा था टुऑल्ट और डी हेरेल ने, पहली बार बैक्टीरियोफेज खोजा, ओ टुऑल्ट और डी हेरेल ने खोजा। टुऑल्ट और डी हेरेल, टुऑल्ट ने तो खोजा था 1915 में, डी हेरेल ने खोजा था 1917 में, लेकिन बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी नाम दिया था डी हेरेल ने, है ना। और इसी की वजह से गंगा का पानी साफ है, गंगा तेरा पानी निर्मल, बैक्टीरियोफेज के कारण, गंगा तेरा पानी निर्मल, बैक्टीरियोफेज
फेज के कारण, गंगा तेरा पानी निर्मल बैक्टीरियो फेज के कारण, गंगा तेरा पानी निर्मल बैक्टीरियो फेज के कारण। गंगा तेरा पानी निर्मल बैक्टीरियो फेज के कारण, गंगा तेरा पानी निर्मल बैक्टीरियो फेज के कारण। क्लियर? अब लेते वायरोइड। वायरोइड, वायरोइड ऐसे वायरस है मान लो एक तरह से जिसके ऊपर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। जैसे एक आदमी है वो ब्लेजर या कोट पहन के डांस कर रहा है, तो कोट मान लेते हैं उसका प्रोटीन का बड़ा हुआ है और आदमी डीएनए आरएनए है, तब तो वो कहलाएगा वायरस। अब मान लो आदमी ने ब्लेजर को उतार दिया और अकेला ही डांस कर रहा है, केवल डीएनए आरएनए अकेला ही है, वही बीमारी कर रहा है, तब वो कहलाएगा वायरोइड। और अकेला ब्लेजर यानी प्रोटीन अकेली इन्फेक्शन कर रही है, अकेला ब्लेजर ही डांस कर रहा है, तब वो कहलाएगा प्रियोन। प्रियोन प्रोटीन अकेली इन्फेक्शन करती है। वायरोइड में डीएनए आरएनए अकेला होता है बिना प्रोटीन के ही। तो पहले लेते हैं वायरॉइड। वायरॉइड, वायरॉइड अकेला न्यूक्लिक एसिड, अकेला न्यूक्लिक एसिड बीमारियां करता, ये वायरॉइड। वायरॉइड अकेला न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे टियोडाइनर। टियोडाइनर ने वायरॉइड की खोज की थी। डाइनर, डाइनर वायरॉइड को खोजा, डाइनर, डाइनर वायरॉइड को खोजा। और ये बीमारी बताया था इन्होंने कि एक बीमारी होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये इसी वायरॉइड से हो रही थी। दो मोटी बीमारियां करता है, एक तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और एक नारियल का कड़ंग कड़ंग डिजीज। नारियल का कड़ंग कड़ंग डिजीज दो करता है। तो पहली बार टियोडाइनर वेरी मोस्ट है, वायरॉइड को खोजता है और ये बताता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज या आलू का तरकुकंद रोग ये वायरॉइड से होता है। और इन्होंने वायरॉइड शब्द का यूज किया था, टियोडाइनर नहीं। और वायरॉइड का मतलब होता है वायरस जैसा, बस उसके ऊपर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ना है। अब देखो डेफिनेशन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वो तो वायरस भी थे, है ना। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वो तो वायरस भी, अति सूक्ष्म, सर्कुलर गोल, कोवेलेंटली क्लोज्ड सहसंयोजक रूप से बंद होते हैं, गोल गोल होते हैं कड़े की तरह, जैसे प्लाज्मिड होता है ना वैसे होते हैं डीएनए। लो मोलिकुलर वेट होता है ज्यादा, इनका कोई भार नहीं होता, वजन ज्यादा नहीं होता है। और होते कौन है? नेक्ड एसएसआरएनए। अभी बात किया ना मैंने, मैं अकेला ही न्यूक्लिक एसिड ही डांस करे, तो यहां प्लांट्स के अंदर आरएनए तो होता है, तो अकेला ये होने को तो एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नहीं। तो अब इसके कुछ आगे वाके शब्द लग गए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सर्कुलर होवे, कोवेलेंटली क्लोज्ड है, कोवेलेंटली क्लोज्ड है, लो मोलिकुलर वेट है, नेक्ड एसएसआरएनए, नेक्ड एसएसआरएनए, नेक्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पौधों में इन्फेक्शन करता है, रोग भी करता है। अकेला आरएनए या न्यूक्लिक एसिड है बस, अकेला बिना ब्लेजर का आदमी। आया समझ में? तो अल्ट्रा अति, हिंदी बोले तो अति सूक्ष्म वर्ताकार सहसंयोजक रूप से बंद निम्न अणुभार है, एकल सूत्री सिंगल स्ट्रैंड, नेक्ड, नेक्ड यानी बिना स्टोन वाला आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड है और पौधों में इन्फेक्शन करके बीमारियां करता, वायरॉइड कहलाता। वायरॉइड के बारे में बात करते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं। यह वायरॉइड तेरे आगे समझ में, अति सूक्ष्म वर्ताकार सहसंयोजक रूप से बंद निम्न अणुभार एकल सूत्रीय नेक्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड जो पौधों में रोग करता है, इन्फेक्शन करता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सर्कुलर, कोवेलेंटली क्लोज, लो मोलिकुलर वेट वाले और नेक्ड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो प्लांट में इन्फेक्शन करते हैं, वायरॉइड कहलाते हैं। वायरॉइड में देखो पहला तो एक तो वो होता है ना आरएनए, आरएनए गोल होता है इसका, आरएनए सर्कुलर आरएनए, आरएनए एसएसआरएनए, आरएनए तो एसएस ही होता है,
आरएनए तो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है वैसे भी, है ना भाई। तो पहला तो गुण क्या हो गया, सर्कुलर है, ऊपर ही आ गया था वो तो परिभाषा में ही, सिंगल स्ट्रैंड है, ऊपर ही आ गया था ये। इसके ऊपर प्रोटीन का खोल नहीं है, मैंने बता दिया था आपको, प्रोटीन नहीं होता, केवल न्यूक्लिक एसिड ही होता है। सबसे छोटा है ये, क्योंकि इसकी वायरस से भी छोटा है, वायरस भी छोटा है, और केवल पौधों में रोग करता। वायरस छोटा क्यों है, क्योंकि वायरस में तो प्रोटीन का खोल और था, इसमें तो प्रोटीन का खोल भी नहीं है, ब्लेजर ही नहीं पहन रखा इसने तो। ये भी ओब्लिगेट पैरासाइट है वायरस की तरह, लिविंग सेल से ही अपना न्यूट्रिशन लेता। और दो बीमारियां इसकी मोटी है, दो कौन कौन सी मोटी मोटी है, एक तो अभी बताया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो यानी कि आलू का तरकुकंद रोग, और नारियल का कड़ंग कड़ंग वायरॉइड, वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वायरॉइड, वायरॉइड, नारियल का कड़ंग कड़ंग। अब अकेले ब्लेजर से डांस करवाना है। अब एक वैज्ञानिक थे प्रूजिनर, बस ये लास्ट, उसके बाद में खाना खाना बेटा। ये प्रियोन, प्रियोन अकेली प्रोटीन ही होती है, प्रोटीन ही बीमारियां करती है, इन्फेक्शन करती है। देखो 1982 में एक वैज्ञानिक थे प्रूजिनर, एसबी प्रूजिनर, इन्होंने भेड़ और बकरी में स्क्रेपी रोग खोजा था, भेड़ बकरी में स्क्रेपी डिजीज, स्क्रेपी डिजीज, स्क्रेपी डिजीज। और इन्होंने कहा था कि सिर्फ प्रोटीन इन्फेक्शन कर रही है, बिना डीएनए आरएनए के। ताज्जुब था इनको कि अकेला ब्लेजरी डांस कर रहा है, उसमें कोई आदमी है ही नहीं, न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं, अकेला ब्लेजरी बीमारी कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो सन 1982 में एसबी प्रूजिनर ने भेड़ और बकरी में एक बीमारी खोजी थी, स्क्रेपी डिजीज, स्क्रेपी डिजीज। और वो किससे हो रही थी, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल से हो रही थी, सिर्फ प्रोटीन ही इन्फेक्शन कर रही थी। उसी प्रोटीन को इन्होंने कहा था प्रियोन, प्रियोन, प्रियोन तो नान्या प्रोटीन्स है, अकेली ही प्रोटीन्स है, डीएनए आरएनए कौन है। और इनको 1997 में नोबेल प्राइज मिलता है, किनको, एसबी प्रूजिनर ने केवल यह कहा था कि प्रोटीन ही, अकेली प्रोटीन ही भेड़ बकरी में स्क्रेपी डिजीज कर रही है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल हो, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो प्रियोन होता है क्या है, संक्रामक प्रोटीन कण है। देखो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, प्रोटीन में संक्रामक कण को ही प्रियोन कहते हैं। क्यों, बिना उसका आ गया नहीं। इसको लोग स्लो वायरस भी कहते हैं, स्लो वायरस, और पजलिंग प्रोटीन भी कहते हैं, है ना, पजलिंग, उलझाने वाली प्रोटीन। अब प्रियोन ही एक ऐसा वो है रोग कारक है अभी तक जिनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। बाकी जितने पढ़े ना अभी, उनमें सब में डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सब में होता है, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आपका माइकोफाइटोप्लाज्मा हो, चाहे और कुछ भी, सब में। लेकिन यही एक बात ऐसा बेटा, प्रियोन ही एक ऐसा पैथोजन रोग कारक है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता ही नहीं है। आदमी में भी बीमारी करता है, आदमी वाले को कहते हैं सीजेडी या कुरु, सीजेडी या कुरु। आदमी में प्रियोन से सीजेडी रोग होता है। सीजेडी का पूरा नाम है क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज। तो सीजेडी आदमी में प्रियोन से होती है। सीजेडी रोग कौन करता है, प्रियोन, कुरु भी कहते हैं इसको। और एनिमल में ऊपर आया था भी स्क्रेपी, एसबी प्रूजिनर ने स्क्रेपी तो देखा था पहली बार। और मेड काउ डिजीज भी करता है ये, मेड काउ, बावली गाय, है ना, बावली गाय, पागल गाय बीमारी भी करता है मेड काउ। अभी पौधों में कोई रोग पता चला नहीं है, एनिमल में करता है। आदमी में कुरु सीजेडी प्रियोन से ही होता है, एनिमल में स्क्रेपी मेड काउ होता है। किससे हो रही, हाँ भाई थोड़ा सा बीच में से एक पॉइंट, दो पॉइंट रह गए थे बैक्टीरिया में से, बैक्टीरिया में 2 पॉइंट रह गए थे। एक तो सेल मेम्ब्रेन रह गया था, ध्यान नहीं रहा है ना, वो डायरेक्ट निकल गया इसके ऊपर। और एक आपका रह गया था ग्रेन्यूल्स, बैक्टीरियल सेल में पीछे, बैक्टीरिया मतलब वो काफी पहले पढ़ाया था। प्रियोन से पहले वायरोइड था, वायरोइड से पहले बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफेज से पहले वायरस था, वायरस से पहले साइनोबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया से पहले आर्किया बैक्टीरिया था, और आर्किया बैक्टीरिया से पहले फाइटोप्लाज्मा था, फिर उससे पहले एक बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया में अपन ने क्या किया कि सीधा ही जो है सेल वॉल के बाद सीधा ही हम न्यूक्लिक एसिड पे आ गए, है ना। तो 2 पॉइंट यहां रह गए थे, एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक ग्रेन्यूल्स।
देखिए सेल वाल तो होती है, आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकोन की होती है, म्यूरिन से ताकत मिलती है, तो उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी होती है और वो सेल मेम्ब्रेन ही मुड़ के मीजोसोम बनती है। तो 2 पॉइंट ही रह गए थे कि जो झिल्ली होती है वो सेल वॉल से गिरी होती है, ऊपर सेल वॉल, अंदर हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? सबको पता है, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड, यानी कि कभी भी कोई सेल मेम्ब्रेन बनती है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है? 3 चीज होती है। एक तो प्रोटीन होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, और 1-2% ना कार्बोहाइड्रेट भी होता है। 1-2%। ये कितना होता है? लगभग 60%। ये कितना होता है? 40%। और ये कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 2%, ऐसे होता है। तो ये भी वही सेल मेम्ब्रेन देखो किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो 3 चीज हो गई, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में, प्रोटीन भी मेम्ब्रेन में, और कार्बोहाइड्रेट भी मेम्ब्रेन में, 3 से मिलकर बढ़ती है। घुले हुए जो पदार्थ आहार के, फूड के, वो कोशिका के अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं, तो वो करती तो मेम्ब्रेन ही है भाई साहब, जिसको एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अगर कोई चीज अंदर आ रही है, लिक्विड या सॉलिड, तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो मेम्ब्रेन में से होता है वो मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि कोई भी चीज अंदर आएगी तो झिल्ली में से होके आएगी, तो आने को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। और अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस भी 2 टाइप का होता है। अगर कोई सॉलिड चीज अंदर आ रही है, ठोस आ रही है, तो फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और लिक्विड आ रहा है तो पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं। तो यही है बस कि कोई भी जो गुड़ा हुआ जो फूड मटेरियल है, गुड़ा हुआ मतलब उसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, वो सेल के अंदर जाना, झिल्ली में से ही जाएगा। ये काम है इसका। फालतू की चीजों को, व्यर्थ पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है। तो मोटा मोटा 2-3 पॉइंट है कि प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ऊपर सेल वॉल है, सॉलिड भी यही लेती है, लिक्विड भी यही लेती है, यानी कि कोई पदार्थ आएगा अंदर इसमें से आएगा, मेम्ब्रेन में से होके, और मेम्ब्रेन से वापस बाहर भी निकल जाता है। इसके बाद में आगे ग्रेन्यूल्स। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ना बैक्टीरिया की सेल, कोशिका, उसके अंदर कुछ पदार्थ रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व फूड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, ये अंदर पाए जाते हैं। और बाद में बैक्टीरिया क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनको यूज कर लेता है। तो ये 2 पॉइंट रह गए थे। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट वो भी रह गया, शायद मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं आपको। मैंने एक आपको ये समझाया था, फंजाई के टाइम पढ़ाया था। मैंने कहा था फंजाई जो होती है उसको हमने 3 ग्रुप में बांटा था। चलो 3 में बांट लेते हैं। अब 3 में बांटा था पैरासिटिन के आधार पे। एक तो था आपका पैरासाइट, एक होता है सेप्रोफाइट, एक होता है सिम्बायोट। पैरासाइट को हिंदी में कहते हैं परजीवी, सेप्रोफाइट को कहते हैं मृतजीवी, और सिम्बायोट को कहते हैं सहजीवी। ठीक है, ये आपको बताया था कि जीवित जीव से ही भोजन लेते हैं, लिविंग से ही लेते हैं, से ही पोषण लेते हैं। डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट। ये डेड एंड डीके, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ से, मृत ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेती है। और ये 2 का साथ रहने का संबंध है। फिर आपकी जो 12th में है ना, 12th में तो इनको तीनों को एक साथ ही बांट दिया इन्होंने क्या किया? 3 को एक जगह कर दिया, जबकि होता वास्तव में ये ऐसे है। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 कौन कौन से? एक तो हो जाएगा ओब्लिगेट पैरासाइट। ये ओब्लिगेट पैरासाइट, जिनको अविकल्पी परजीवी कहते हैं, ये हमेशा पैरासाइट ही रहते हैं, ये कभी मृतजीवी नहीं बन सकते। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैरासाइट लिखोगे तो फिर वो हो जाएगा सेप्रोफाइट। तो हम लिखेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते क्या है? ये पैरासाइट होते हैं, लेकिन कभी मजबूरी में बनना पड़े तो पैरासाइट भी बन जाते हैं, मतलब सेप्रोफाइट भी बन जाते हैं। होते तो कौन है? पैरासाइट। उल्टा होता है, लेकिन मजबूरी में ये सेप्रोफाइट भी बन सकते हैं, ऐसा होता है। इसके बाद इसके भी यही 2 टाइप होते हैं, एक तो ओब्लिगेट
सेप्रोफाइट। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट क्या होते हैं? ये हमेशा सेप्रोफाइट होते हैं, मृत से भोजन लेते हैं। और दूसरा आपका हो गया फैकल्टेटिव। है ना, फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब सही है भाई, पैरासाइट है तो पैरासाइट होगा तो क्या होगा? ओरिजिनली ये क्या होगा? सेप्रोफाइट होगा, मृत से लेगा, लेकिन कभी कभी पैरासाइट ही बन सकता है। अब आपके 12th में क्या किया हुआ? देखो 12th में इनको क्या किया इन्होंने, इसको तो ओब्लिगेट को तो इसको ओब्लिगेट ही मान लिया डायरेक्ट ही। इसको तो देखो मैं आपको बताऊं 12th के हिसाब से 12th में क्या किया इन्होंने, इसको तो ओब्लिगेट तो इसी को मान लिया, इसको ही मान लिया, और इस तीसरे को ना इसके साथ ही लगा दिया यार, इसको इसके साथ ही लगा दिया। 12th में ऐसा किया हुआ है, 12th में ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे शायद जिनमें शायद हो सकता है मैं बताने में या इस तरह से कुछ हो गया एक वर्ड का शायद, तो मैंने रिपीट कर दिया सारा का सारा। ये 2 पॉइंट छूट गए थे और वो वाला मैंने समझा दिया। फिर भी कोई टेक्निकल इश्यू तो आप मुझे बताते चले जाए। आपको हाथों हाथ कमेंट कर देना था कि सर ये 2 पॉइंट तो छूट गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के कैरेक्टर्स के बारे में। ये जनरल कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर्स है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज, सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज, सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज, रोगों के लक्षण पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस्ट के बारे में। हो सकता है आपके यहां रस्ट नहीं मिल रहा होगा लिखा हुआ, जनरल सिम्टम पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा हुआ रोली, आपकी बुक में है वो लिखा हुआ देखो, या इसको हिंदी में कहते हैं किट, अंग्रेजी में कहते हैं रस्ट। ठीक है, रस्ट कहते हैं। अब रस्ट का सिंपली मतलब होता है जंग लगना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रस्ट। तो रस्ट जंग कहलाती है। जिंदगी हर कदम एक नई रस्ट है। अरे वो जंग अलग है, वो लड़ना होता है। ये लोहे वाली जंग है, जैसे लोहे पे लगता जंग वैसे के वैसे प्लांट्स पे लगता रस्ट। होता क्या है इसके अंदर जाना आपको? रोली में क्या होता है? रोली में एक्चुअली ऐसे होता है कि जो पत्ती के एपिडर्मिस है उसके नीचे ना स्पोरेंजियोफोर बढ़ता है। ऐसे स्पोरेंजियोफोर हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी धर, और उस पे लगते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया क्या करते हैं? ऐसे बनते जाते हैं, और बनने से यहां पर ना दबाव डालते हैं ऊपर। दबाव डालने से जो आपकी जो एपिडर्मिस है ना पत्ती की, वो ऐसे ऊपर हो जाती है। इसको बोला जाता है पस्यूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पस्यूल। ये कौन है? जिसके ऊपर ये बनते हैं इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर, स्पोरेंजियोफोर। ये कौन है? स्पोरेंजिया। इनमें स्पोर भरे होते हैं, फिर स्पोरेंजिया बनते हैं। तो ऐसे ना पत्ती थोड़ी ऊपर निकलती है, फपोला सा बन जाता है, जैसे अपने फपोला हो जाता है ना, कई बार जल गया चमड़ी पे से, ऐसे बन जाता है। तो प्लांट का जो वायवीय भाग है, जो ऊपर वाला भाग है ना, जमीन के ऊपर वाला, पत्ती है, तना है, फल है, उन पर उभरे हुए, उन पे उभरे हुए क्या बढ़ जाएंगे? रस्टी पस्यूल बढ़ जाएंगे। वो क्यों बने समझ में आ गया होगा? क्योंकि स्पोरेंजिया पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया पे स्पोरेंजिया, तो एपिडर्मिस जो है ना दिचर्म, वो थोड़ी ऊपर निकल के आ जाती है ऐसे ऐसे, तो वहां ऐसे ऊपर निकल के आ गई, यू निकल के आ गई। समझ में आ गया? तो ये इसका मेन कैरेक्टर, रस्टी पस्यूल बढ़ते हैं। वास्तव में जो रोली है ना, वो ट्रू जो रस्ट होती है वो बेसिडियोमाइकोटा के यूरिडिनेल्स, आजकल इसको यूरिडिनेल्स नहीं बोलते, पक्सिनेल्स बोलते हैं आजकल। जो इसका 12th में तो आपको यूरिडिनेल्स ही करना है, बट आजकल इसका जो ओल्डर है ना उसको यूरिडिनेल नहीं बोलते, पक्सिनेल बोलते हैं। रस्ट जो होती है ना पक्सिनिया से होती है, और आजकल इसको पक्सिनेल ओल्डर बोलते हैं। तो बेसिडियोमाइकोटा के ओल्डर यूरिडिनेल्स, नया नाम इसका जो है ना पक्सिनेल्स है, पक्सिनेल से रिलेटेड होता है, और ये फंजाई पक्सिनिया से होता है। तो रोली में कुछ दे ही नहीं रखा, बोला जंग लगना इसका मतलब है, और यूं ऊपर के जो है ना आपकी एपिडर्मिस थोड़ी ऊपर उठ गई, फपोला सा बन गया, रस्टी पस्यूल बन गया, जंगदार स्फोट बन गया। ये इसका मेन कैरेक्टर है। वास्तव में जो रोली करने वाले वो बेसिडियोमाइकोटा के यूरिडिनेल्स ऑर्डर में आते हैं। ठीक है भाई। अब रोली कई तरह की होती है, काली रोली, तना रोली, ब्लैक रस्ट, पीली रोली, धारीदार रोली भी कहते हैं इसको, स्ट्राइप रस्ट, और भूरी रोली, पर्ण रोली, लीप रस्ट। काली जो रोली होती है
काली थारा 3 नाम पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रेमिनेस, ग्रेमिनेस पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई फंजाई से होती है। पीली जो होती है वो होती है स्ट्राइप रस कहते हैं अंग्रेजी में, और ये होती है पक्सीनिया स्ट्राइप फॉर्मेस। और बुरी जो आती है ना ब्राउन, बुरी कॉन्डट है, बुरी कॉन्डट है, ये होती है पक्सीनिया रिकोन्डिटा से, पक्सीनिया रिकोन्डिटा इससे होती है। चलो भाई, रस तो पूरी। अब आ गई स्मट, यहां पे लिखा हुआ है स्मट या कंड, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां SMUT है ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ कंडवा, कंडवा या कंड ऐसे बोलते, कंड या कंडवा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कंडवा या स्मट का मतलब होता है चारकोल लाइक पाउडर या कजली, सुट्टी, सुट्टी है ना। स्मट का मतलब क्या होता है? स्मट का मतलब कजली, सूटी, सूटी है कजली, सूटी या कजली जानते हो? कभी आपने कोई चूल्हे पे किसी को रोटी बनाते हुए देखा हो? यस सर। तो फिर वो जो उसका तवा होता है ना, तवा या जो भी उसके ऊपर होता है, कलड़ी बोलते हैं हमारे गांव में भी, कलड़ी भी होती है, तवा भी आता है, एक मटकी का भी बनाते हैं कलड़ी, उसके नीचे काला काला लग जाता है, वो सूटी कहलाता है, कजली कहलाता है। तो कंड जो होता है ना, कंड या स्मट, उसके अंदर ऐसा ही काला काला पाउडर बन जाता है जैसे कोई वो तवे के नीचे लग जाता है। या फिर कोयले जैसा चूर्ण, आपने कोयले को बारीक पीस लिया, ऐसा बाली के अंदर पाउडर बन जाता है, बाली में, ईयर में। ठीक है भाई, पौधे का जो भी डिजीज पार्ट है ना, उसके अंदर काला काला चूर्ण भर गया तो ये मान लेना स्मट है, स्मट है। प्लांट पार्ट में काला काला पाउडर स्मट है, स्मट है। अधिकांश काला पाउडर ही बढ़ता है फ्लोरल पार्ट में, फूलों पे बढ़ता है। मैंने कहा ना बाली में, इनमें ज्यादा बढ़ता है, बाली में बढ़ता है ज्यादा, फ्लोरल पार्ट में। लेकिन कभी कभी जड़ों में, तने में, पत्ती पे भी हो सकता है। ये भी वही बेसिडियम माइकोटा के फंजाई है और इसका ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स, अस्टिलेजिनेल से होता, जैसे अस्टिलागो से, अस्टिलागो ट्रेटिसाई, अस्टिलागो होल्डेई, इनसे होता है। और सुना होगा आपने स्मट का कई, जैसे गेहूं का लूज स्मट, अनावृत कंडवा, जौ का कवर्ड स्मट, आवृत कंडवा, है ना, सुना है ना। जौ का अनावृत कंडवा किससे होता है बताओ? देखिए, लूज स्मट ऑफ वीट किससे होता है? ठीक है, लूज स्मट किससे होता है? आ रहा है? चलो, आ रहा है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा? बताओ, चलो वेट कर रहा हूं। कवर्ड स्मट किससे होता है और लूज स्मट किससे होता है? कवर्ड स्मट जो में होता है, याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, कि कवर्ड जो है ना, जो कवर ही आता है, ऊपर छिलका आता है ना कवर, तो कवर्ड स्मट ज्यादा जो में होता है, बारले में। गेहूं जो है ना खुला खुला आता है, तो उसमें लूज स्मट होता है। ठीक है, कवर्ड स्मट हो गया अस्टिलागो होल्डियाई, और लूज स्मट किससे हो गया? अस्टिलागो ट्रेटिसाई, अस्टिलागो नूडा ट्रेटिसाई। सही है। अगला करेक्टर है डाउनी मिल्ड, ये अच्छे दिए हुए इसमें, बहुत अच्छे दिए हुए है ना। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू हिंदी में कहते हैं मृदु रोमिल आसिता। इसमें लिखा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन ये पता नहीं कलर इसमें क्यों नहीं आता है। मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता। ठीक है, मृदु रोमिल आसिता क्या होता है? देखो, इसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। तो पत्ती के डाउन साइड में, यानी कि नीचे की साइड में, जैसे कोई रुई होती है ना, रुई, कॉटन, उसकी तरह फंगल ग्रोथ आ जाती है। तो पत्ती डाउनी मिल्ड्यू में, डाउनी साइड में कॉटनी फंगल ग्रोथ है। डाउन मिल्ड्यू में निचली सतह पर, यानी लोअर सरफेस पे क्या पाई जाती है? कॉटनी फंगल ग्रोथ। इसको हिंदी में मर्दुरोमिलासिता, तुलासिता, लेकिन बढ़िया नाम है डाउनी मिल्ड्यू। मर्दुरोमिलासिता रोग करने वाले कवक जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये अभी आया था ना स्क्लेरोस्पोरा, ऊपर भी आया था स्क्लेरोस्पोरा, एग्जाम्पल में आया था। मैंने कहा था एक तो रस्ट फंजाई और एक डाउनी मिल्ड्यू फंजाई।
ये क्या होती है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि हमेशा लिविंग होस्ट पे रहती है, कभी भी मरे हुए से फूड लेती नहीं है। उमाइकोटा में आता है ये, उमाइकोटा जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती थी, और इसका ऑर्डर हो गया पेरेनोस्पोरेल्स, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स। और होती किसकी से, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, अभी जस्ट आई थी, है ना, बाजरा और अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू, बाजरा अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू के चक्कर में तो वो बोर्डेक्स मिक्सर ही खोज हो गई थी, ध्यान है किसी को। अगला आ गया छाछार है, इरिसिपी पॉलीगॉन छाछार है, सल्फर पाउडर छाछार है, ये आपका केराथेन। देखो पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा, अब की बार पत्ती के ऊपर आएगा, डाउनी मिल्ड्यू में नीचे फंगल ग्रोथ। अगर नीचे की साइड में फंगल ग्रोथ आ रही है या कोटनी फंगल ग्रोथ आ रही है नीचे की साइड में, तब तो डाउनी मिल्ड्यू है। और ऊपर की साइड में अगर पाउडर सा दिख रहा है, छाछ का पाउडर सा ऊपर की साइड, या तब वो कहलाता है छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर जैसे धब्बे पत्ती के ऊपर आते हैं, डाउनी मिल्ड्यू में रुई जैसी कॉटन ग्रोथ या कॉटनी फंगल ग्रोथ पत्ती के नीचे आती है। पाउडर मिल्ड्यू छाछा। देखो पत्तियों की ऊपर की सतह पर क्या होती है, व्हाइट पाउडरी फंगल ग्रोथ आती है, उसी को छाछा कहते हैं, पाउडर सा। जैसे किसी ने पाउडर बुरका दिया हो ना, ऐसे पाउडर सा आ जाता है, उसी को चूर्णी लासिता या छाछा कहते हैं। छाछा करने वाली जो है ना, ये भी ओब्लिगेट पैरासाइट है। तो ओब्लिगेट पैरासाइट कौन हो गई, रस्ट फंजाई ओब्लिगेट पैरासाइट। फिर आपकी डाउनी मिल्ड्यू ओब्लिगेट पैरासाइट, फिर माउडी मिल्ड्यू ना मर्दुरोमी लासिता, और तीसरा छाछा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू की फंजाई भी क्या हो गई, ओब्लिगेट पैरासाइट है। ये कभी भी आप इसको प्रयोगशाला में ग्रो नहीं कर सकते, हमेशा प्लांट्स पे ही ग्रो करना पड़ता। ये कौन से ग्रुप में आएगी, एस्को माइकोटा में आएगी, और इसका जो जीनस है वो इरिसिफेल्स, इरिसिपेल ही है, क्योंकि इसमें आती है इरिसिपी फंजाई है। देखो इरिसिपी से होता है जैसे मटर का, बेर का छाछा। लीप स्पॉट तो बहुत इजी है, लीप स्पॉट तो बिल्कुल ही सरल है। पत्तियों पे क्या पड़ जाना है, धब्बा पड़ जाना है भाई, है ना। जब पत्तियों की कोशिकाएं जो है ना एक लिमिटेड एरिया में मर जाती है तो धब्बा पड़ जाता है उनका। जब कोई सेल ऑफ लीव्स एक लिमिटेड एरिया में मर जाती, अगर जैसे मान लो यहां तक है, यहां तक इतनी दूर में मान लो, ये इतनी दूर में दिख रहा है, इतनी दूर में मान लो सेल मर गई तो काला काला धब्बा पड़ जाएगा, उसी को कहते हैं लीप स्पॉट। अगर एक लिमिटेड एरिया में सेल मर जाती है तो डेड जो टिश्यू है, मरे हुए उत्तक है, वो भूरे या काले पड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं पत्ती धब्बा। तो जब किसी लिमिटेड एरिया में सेल टिश्यू मरे जाते हैं, इसी को लीप स्पॉट कहते हैं, इसी को पत्ती धब्बा कहते हैं। ये यहां पर पत्ती धब्बा चल रहा है भाई, मैं भूल गया नाम डालना ही, पत्ती धब्बा या लीप स्पॉट, ठीक है, सही चल रहा है। इसके बाद आ जाओ लीप कर्ल। पत्तियां मुड़ जाती है, पर्ण कुंचन हो गया, वो पत्तियां मुड़ जाती है, वो पर्ण कुंचन हो गया। पत्तियां मुड़ जाती है, इसी को लीप कर्ल कहते हैं। पत्तियां मुड़ जाती है, देखो जब पत्तियां जो है ना बेटा विरूपित हो जाए, विरूपित बोले तो डिफॉर्म्ड, उसका फॉर्मेशन बिगड़ जाए, उसका रूप बिगड़ जाए, फॉर्म बिगड़ जाए, या स्थूल हो जाए, मोटी, और उसकी वजह से मेहराबदार हो जाए। मेहराब कहते हैं ऐसे हो जाना, पत्तियों का सिरा ऐसे ऐसे, है ना, या फिर ट्विस्टेड हो जाए। व्यावर्त क्या होती है, ऐड जाना, पत्ती ऐड जाए, मुरड़ जाए, यूं, है ना। तो या तो ऐसे जो है ना घूम जाए यूं किनारे, और या फिर ट्विस्टेड हो जाए, ऐड जाए और सिकुड़ जाए, तब इसको बोला जाता है लेप कर्ल। तो व्हाट इज द लेप कर्ल, पत्ती का रूप बिगड़ गया, पत्ती मोटी हो गई। स्थूल यानी मोटे, और मोटी और रूप बिगड़ने से कैसी हो गई, मेहराबदार हो गई, ऐसे ट्विस्टेड हो गई, थोड़ी ऐड सी गई,
तब इस प्रकार को बीमारी को बोला जाता है या इस प्रॉब्लम को बोला जाता है लीफ कर्ल। और लीफ कर्ल होता है टमाटर में, कपास में, मिर्च में वायरस से होती बीमारी है लीफ कर्ल। अब आ जाओ डाइबेक, ऊपर से सूखना शुरू हो गया कहलाता है डाइबेक। ठीक है, अगर ऊपर से कोई पौधा ना ये उल्टा सूखने, ये डाइब लिखा हुआ तो दिखना दो भाई, यहां पे लिखा हुआ है उल्टा सूखा रोग, या हिंदी में कहते हैं, और कहते हैं हिंदी में शेरसा रंभी सूखा, इंग्लिश में बोलते हैं शानदार शब्द है डाइबेक, उल्टा सूखा रोग। ठीक है, क्या बोलते हैं डाइबेक या उल्टा सूखा रोग, डाइबेक या उल्टा सूखा रोग। ठीक है, ठीक है भाई। देखो उल्टा सूखा में क्या होता है, अगर कोई पौधा या उसकी टहनी, पौधा या टहनी ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू कर देती है, तो जब कोई पौधा या वृक्ष ऊपर से नीचे सूखता है डाइबेक कहलाता है, ऊपर से नीचे सूखता है। जब कोई पौधा या कोई ट्री ऊपर से नीचे सूखता है डाइबेक कहलाता है मिर्च और नींबू का डाइबेक। इसके बाद आ गया ब्लाइट, जला जला सा ब्लाइट है। ब्लाइट क्या है भाई, अंगमारी, या इसको हिंदी में कहते हैं झुलसा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइट। ब्लाइट क्या होता है, जला सा ब्लाइट है। बर्न्ट अपीयरेंस, जैसे कोई जल गया हो ना कोई पौधा या कोई कपड़ा कुछ भी, उस तरह से लगता है पौधा, झुलसा हुआ सा लगता है, जला सा, है ना, उसी को बोलते हैं ब्लाइट। इसमें पौधे के जो अंग होते हैं, चाहे वो प्लांट ऑर्गन, चाहे वो लीव्स हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, वो जल्दी मर जाता है और जला सा रहता है। जनरल एंड रैपिड किलिंग होती है, इसी के लिए वर्ड आता है अंगमारी, झुलसा या ब्लाइट। समझ में आगे आगे डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ, पीथियम एपिनिडर्मेटम। अगला कौन आ गया, डैम्पिंग ऑफ, है ना भाई, ये आ गया डैम्पिंग ऑफ। आर्द्र पतन, ये दिखने का बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो गया, आर्द्र पतन या आर्द्र गलन, आर्द्र गलन इंग्लिश में कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ, अगर कोई पौधा जो है ना जमीन के आसपास से, जमीन के समीप, सतह के समीप, आधार के पास में, है ना, छोटा या नया पौधा होता है, अगर वो तना गड़ जाए, जमीन के पास से तना गड़ जाए और जमीन पे वो गिर जाए, जमीन की छोटे छोटे पौधे जमीन के पास से तना गल जावे कहलाता है डैम्पिंग ऑफ। छोटे छोटे पौधे जमीन के पास से तना गल जावे कहलाता है डैम्पिंग ऑफ। छोटे छोटे पौधे जमीन के पास से तना गल जावे, पौधा गिर जावे कहलाता है डैम्पिंग ऑफ। जैसे टमाटर और मिर्च का डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग। अब आओ रोट, सड़ना, रोट या सड़ना, गलन, गलन, गलन या विगलन, विगलन या सड़न, सड़न, रोटी रोट, रोट में सड़ना। ठीक है, इसमें होता क्या है, कोई फंगस है या बैक्टीरिया है, इनका जब इन्फेक्शन होता है तो पूरा का पूरा जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है उसके अंदर, मतलब वो अपने आप जो है ना कंपोनेंट में बिखर जाता है, मान लो एक तरह से बिखर जाता है, वहां से वो थोड़ा मुलायम सा हो जाता है, कलर उड़ जाता है। तो व्हाट इज रोट या डैम्पिंग, वो क्या नाम, गलन, गलन का मतलब गड़ जाना। गलन में क्या हो गया, कोमल उत्तक टूट जाते हैं, उत्तक मुलायम हो जाते हैं, कलर उड़ जाता है, यही तो क्या कहलाता है, रोट कहलाता है, गलन कहलाता है।
है ना, विगलन कहलाता है, सड़न कहलाता है। पादप अंगों पे किसी का जब अटैक होता है तो सड़न कई प्रकार की हो सकती है उसके हिसाब से। जैसे जड़ गली तो रोटर 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 रोट, जड़ गल गई, फ्रूट रोट फ्रूट रोट, फ्रूट गल गया, स्टेम रोट स्टेम रोट, तना गल गया। अब आ गई मलानी, मलानी कह दो, विल्ट कह दो, मलानी या उकटा या मुरझान, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको विल्ट, WILT, WILT, विल्ट हो गया। ठीक है भाई, विल्ट हो गया। इसमें क्या होता है, जो पौधे के पार्ट है ना, प्लांट पार्ट, उनका पानी निकल जाता है, शिथिल हो जाते हैं। वो शिथिल का मतलब फ्लेसिड हो जाते हैं, पानी निकल जाता है और वो मुरझाया हुआ सा लगता है, अचानक सूख भी जाता है बिना पानी के। और इसमें पानी की कमी होती है, पानी की। कोशिकाएं शिथिल हो गई, शिथिल मतलब ढीली ढीली हो गई, पानी भरा हुआ ही नहीं, दबाव ही नहीं है कोशिका के अंदर, तो कोशिका क्या हो गई, शिथिल होकर मुरझा गई। एक्चुअली तो घर की बात बताऊं, किसी को बताना मत। विल्ट में क्या होता है, जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं, नीचे से बंद हो जाते हैं, है ना, स्पेशली फ्लोएम जाइलम, ये तो उधर कवक फंस जाती है, मान लो एक तरह से इन्फेक्शन होके, और वो पौधा पानी ले ही नहीं पाता है ना, वेस्कुलर टिश्यूज बंद हो जाते हैं। अब पानी लेगा नहीं तो क्या होगा, अंदर पानी कमी हो जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा, शिथिल हो जाएगा, सूख जाएगा। बस यही है। तो पौधे के जो भाग है ना, वो क्या हो जाएंगे, शिथिल, फ्लेसिड हो जाएंगे, बिना पानी के मुरझा जाएंगे। अचानक पौधा मुरझा जाएगा, पानी की कमी से पौधा एकदम साफ ही मुरझा गया। इसका कारण क्या है, देखो, जिसके पीछे क्या है, मूल तंत्र की क्षति, इंजरी टू रूट सिस्टम, एक कारण कि जड़ें खराब हो गई। जल संवहन वाहिनियों की आंशिक मुंहबंदी, व्हाट डू मीन बाय जल संवहन वाहिनियों की आंशिक मुंहबंदी, वाटर वेस्कुलर जो वेसल्स है, बंडल्स है, जाइलम फ्लोएम कहते हैं इनको। संवहन वाहिनियां का मतलब जाइलम फ्लोएम के अंदर की जो नलियां है, उनका मुंह बंद हो जाता है, पार्शियली वो ब्लॉक हो जाती है, पूरी बंद नहीं होती, थोड़ा कम मुंह बंद हो जाता है, मतलब उनका कम हो जाता है पानी का जाना। ये करता कौन है, रोगजनक। और इसके अलावा बहुत सारे जहरीले पदार्थ भी निकाल देता है ये रोगजनक या पैथोजन, इसी को कहते हैं विल्ट। एक बार फिर से बोलूं, पौधे की सेल हुई है फ्लेसिड, पौधा मुरझा जाता है, पौधा सूख जाता है, यही विल्ट कहलाता है। पानी कमी से पौधा मुरझा गया, कारण क्या है, जड़ों को हो गया नुकसान, पानी ले जाने वाले हो गए बंद, है ना। इसके अलावा पैथोजन जहरीले स्राव निकाल के ये भी कर सकता है, जैसे अरहर का विल्ट, कपास का विल्ट। अब आ गया मोजेक, मोजेक हरे पीले धब्बे, मोजेक मोजेक हरे पीले। मोजेक वायरस से होता है। सामान्य जो हरे उत्तक होते हैं ना, हरे उत्तक, उनके बराबर थोड़े थोड़े बीच बीच में हल्के हरे आ जाते हैं, कम हरे, हल्के हरे या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अरे भाई पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, यूं मान लो जैसे आपकी ये कोई पत्ती है, ये पत्ती है हरे रंग की, ठीक है, इसके बीच बीच में ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, ये है मोजेक, हल्के हरे या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, यही मोजेक है। तो सामान्य जो नॉर्मल टिश्यू, उनके नॉर्मल तो है ही, उनके साथ बीच बीच में क्या होते हैं, हल्के हरे या पीले, हल्के पीले रंग के क्या होते हैं, इर्रेगुलर बिखरे हुए धब्बे पड़ जाते हैं, इसी के लिए वर्ड आता है मोजेक। तो मोजेक मोजेक हल्के हरे या पीले धब्बे, मोजेक मोजेक हल्के हरे या पीले धब्बे पड़ जाना। इसके बाद में आ गया आपका फाइलोडी। फाइलोडी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फाइटोप्लाज्मा से हो रहा था ये। अगला कौन आ गया, अच्छा वो लिखा कि नहीं मैंने, पहले मोजेक लिखा ही नहीं शायद, ये लास्ट वाला मोजेक था भाई, इसमें क्या है ये भूल जाता हूं मैं, ये मलानी तो मैं लिख दिया शायद, ये मोजेक है बेटा, चित्तेरी जो अभी लास्ट में बताया था मैंने आपको, ये मोजेक है। हिंदी में इसको चित्तेरी भी कहते हैं, चित्तेरी या मोजेक, ठीक है। जो भी बताया था आपको, पीले पीले धब्बे पड़ गए थे ना, हल्के हल्के हरे रंग के धब्बे पड़ गए थे। उसके बाद में आ गया फाइलोडी। फाइलोडी क्या होता है, ये रहा फाइलोडी, फूल पत्ती बन गई फाइलोडी, फाइलोडी फूल पत्ती बन गई फाइलोडी, फाइल
फूल पत्ते बन गए फाइलोडी फाइलोडी। अगर कोई फ्लोरल पार्ट, देखो पुष्पीय भाग लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, पत्तियों में बदल जाता है, उसी के लिए फाइलोडी वर्ड आता है। इसका एग्जांपल भी है सीसेम फाइलोडी, तिल का फाइलोडी जो फाइटोप्लाज्मा से होता है। अगला आ गया स्केप, स्केप है ना, स्केप जैसे कभी किसी के फोड़ा हो जाए और उसके बाद सूख के वो खरूड सा है, खुरंट सा ऐसे होता है इसके अंदर। देखो पौधे के अंगों पे खुरदरा टाइप का और पपड़ी जैसी रचनाएं बढ़ जाती है, इसी को स्केप कहते हैं। व्हाट स्केप? खुरदरी और पपड़ी जैसी रचनाएं बनना, स्क्रेपर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे स्केप ऑफ एप्पल। तो ये आपके करेक्टर्स भी पूरे हो गया बापू। अब लेते हैं पादप रोग जनकों द्वारा उत्पन्न रोग प्रबंधन के सिद्धांत। मस्त है, शानदार बेटा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीजेस। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जितने भी पैथोजन जो बीमारी करते हैं, है ना, विभिन्न जो पैथोजन है रोगजनक है, उनसे जो रोग होता है उस रोग को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कम पैसे में उस बीमारी को कंट्रोल करना। देखो ये रोगजनकों द्वारा उत्पन्न रोगों को किफायती नियंत्रण, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों का किफायती नियंत्रण, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डिजीज। रोगों का किफायती नियंत्रण, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डिजीज। रोगों का किफायती नियंत्रण, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ डिजीज। एक पॉइंट। दूसरा, रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, हो ही नहीं रोग, या फिर फैलाने वाले रोगजनकों के भागों को संख्या कम करना। इनोकुलम को, इनोकुलम नाम सुना होगा, पार्ट ऑफ पैथोजन विच काजेज इन्फेक्शन इज कॉल्ड इनोकुलम। मतलब रोगजनक का वह भाग जो संक्रमण करता है उसको कम से कम करना, या फिर रोगों से होने वाले नुकसान को कम करना। ये डिजीज कंट्रोल मेजर्स में आते हैं। 3 पॉइंट आते हैं। किसे कहते हैं? रोग नियंत्रण उपाय, रोग होने नहीं देंगे, या फिर हो रहा है तो रोगजनक के जो पार्ट है ना इनोकुलम उसको कम से कम कर देंगे। और तीसरा, नुकसान कम कर देंगे। तो व्हाट इज द पार्ट? रोकथाम में क्या क्या आएगा, या रोग नियंत्रण उपाय में क्या क्या आएगा? देखो, रोग को होने से रोकना, रोग को फैलाने वाले इनोकुलम की संख्या को कम करना, कि कम से कम जो रोगजनक है उसका कम से कम इन्फेक्शन हो, या फिर रोगों से होने वाले नुकसान को कम से कम करना। ये किस में आते हैं? रोग नियंत्रण उपाय में आते हैं। 3 पॉइंट है रोग नियंत्रण उपाय के। 3 3 3 3 3। रोग होने से रोकना, 1 हो गया तो इनोकुलम कम से कम होना, मतलब उसको रोग फैलाने वाले कम से कम हो, 2, और तीसरा नुकसान को कम से कम करना। अब ये कह रहा है कि भैया कंट्रोल वर्ड थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कंट्रोल वर्ड कोई ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, नियंत्रण शब्द नहीं अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो आखिरी भाव बताता है। कंट्रोल का मतलब समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई, तो फिर इसका मतलब कभी रोग दोबारा आएगा ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। ये कह रहा है कंट्रोल जो है ना बेटा, जो कह रहा है कंट्रोल या नियंत्रण शब्द तो फिर अंतिम भाव हो गया, कि इसके बाद तो समस्या का अंत ही हो गया, लेकिन वास्तव में रोग तो फिर से आ जाते हैं। इसलिए रोग कंट्रोल या डिजीज कंट्रोल की बजाय, रोग नियंत्रण की बजाय हमें डिजीज मैनेजमेंट वर्ड यूज करना चाहिए। डिजीज मैनेजमेंट वर्ड यूज करना चाहिए। एक बात। अब मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट करना सही वर्ड है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, कि बीमारी आई उसको मैनेज कर लिया, फिर नुकसान कम से कम किया, है ना, ये चलती रहती है। तो प्रबंध जो है ना बेटा, प्रबंध जो है वो प्रबंध या जो नियंत्रण, ये एक नियंत्रण लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, ये कभी भी उसके उन्मूलन को, उन्मूलन जानते हो, जड़ से समाप्त करना, जड़ से समाप्त करने वाला प्रोसेस नहीं है। जड़ से समाप्त तो होगा भी नहीं, उन्मूलन तो कर ही नहीं सकते आप। बस आपको करना क्या है कि रोगों से जो नुकसान हो रहा है ना उसको इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रखना है। व्हाट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल? इकोनॉमिक इंजरी लेवल का मतलब होता है, आर्थिक हानि स्तर का मतलब होता है कि आपको जब तक उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा ना तब तक कंट्रोल नहीं करना है, या फिर कंट्रोल में जो खर्चा हो रहा है वो हमेशा नुकसान से कम होना चाहिए। ऐसे नहीं नुकसान तो 50,000 का हो रहा था और आपने 1 लाख रुपए कंट्रोल करने में लगा दिए,
वो गलती कर दिया आपने, आप इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर आ गए फिर, तो ये नहीं करना है। तो ये भी ध्यान रखना है, एक इकोनॉमिक जो इंजरी लेवल है, आर्थिक हानि किस तरह है, उससे नीचे ही रखना है, अपना पैसा ज्यादा नहीं लगाना जितना नुकसान हो रहा है उससे। अब वास्तव में जो रोग प्रबंधन है वो फसलों में निरंतर चलने वाला प्रोसेस बताई दिया आपको, इसलिए प्रबंधन ज्यादा बढ़िया शब्द है नियंत्रण के बजाय। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं वेटजेल। वेटजेल ने 4 सिद्धांत बताए थे। एक तो बहिष्करण एक्सक्लूजन, एक उन्मूलन इरेडिकेशन, एक बताया प्रोटेक्शन या बचाव, प्रोटेक्शन या बचाव, और अगला बताया इन्होंने इम्यूनाइजेशन। तो 4 कौन कौन से आए, एक्सक्लूजन बहिष्करण, उन्मूलन इरेडिकेशन, बचाव प्रोटेक्शन, और प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन। ये 4 वर्ड दिए थे वेटजेल नाम के वैज्ञानिक ने, 4 सिद्धांत दिए थे। अब बाद में कोई सिद्धांत और जोड़ दिए गए देखो, लेकिन पादप रोग प्रबंधन में उन्नति हुई और डेवलपमेंट हुआ तो 2 और सिद्धांत और जुड़ गए, अवॉइडेंस और उपचार थेरेपी। तो 6 सिद्धांत हो गए। 6 कौन कौन से हो गए बताओ, देखिए 6 के 6 नाम बताओ। एक तो अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, इरेडिकेशन बहिष्करण, ये यूं याद करते बच्चे, ए ई, फिर पी, है ना, ये पी हो गया, पी, फिर आर, और फिर टी, ऐसे हो गया, ई पी आर टी। ए बोले तो अवॉइडेंस, ए बोले तो अवॉइडेंस, ई बोले तो एक्सक्लूजन, ई बोले तो इरेडिकेशन, पी बोले तो प्रोटेक्शन, आर बोले तो रेजिस्टेंस, टी बोले तो थेरेपी, ए बोले तो अवॉइडेंस, ई बोले तो एक्सक्लूजन, ई बोले तो इरेडिकेशन, पी बोले तो प्रोटेक्शन, आर बोले तो रेजिस्टेंट, टी बोले तो थेरेपी। अब मैं एक एक को यही समझाता जाता हूं आपको। सबसे पहले परिवर्जन या अवॉइडेंस क्या होता है, इसको बता रहा हूं। इसमें क्या करते हैं, पौधे को रोगजनक या पैथोजन के संपर्क में आने से बचाते हैं। देखिए मैं यहां से करता हूं, विदा लेता हूं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।